नमस्कार, वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सुमिटो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि क्रॉप केयर के मर्जर के बाद कंपनी फरवरी 2020 में दोबारा लिस्ट हुई है। इसके बाद कंपनी में क्या चेंजेज आए हैं और खासकर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस कॉल जो मैनेजमेंट ने कंक्लूड की है उस पर उन्होंने अपनी कंपनी का विजन दिया है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल रहने वाले हैं, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। हम कंपनी के फाइनेंशियल और साथ साथ हम इसका क्या बिजनेस मॉडल है उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सुमिटो केमिकल इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग प्लेयर है एग्रो केमिकल सेक्टर में। इसका पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके मैन्युफैक्चर के लिए उससे पहले जो रॉ मटेरियल है वो भी खुद ही बनाती है। वैसे हम देखते हैं कि केमिकल सेक्टर, एग्रो केमिकल खासकर, उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि सुमिटो केमिकल इंडिया लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है वो जापानी सुमिटो केमिकल कंपनी लिमिटेड है। सुमिटो केमिकल की इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से 3 गुजरात में है। इसके पास एग्रो केमिकल सेक्टर में 200 ब्रांड से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, 25 पेटेंट है, 200 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये जो एक्सपोर्ट करती है वहाँ इसको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मोर देन 200 रजिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट कर पाती है। बिल्कुल इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है एक्सपोर्ट में वो काफ़ी कम है, बट एक प्रेजेंस है, हर कंट्री में इसकी प्रेजेंस है। एम्प्लॉइज़ की बात करें तो 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है और डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है, मोर देन 14,000 से भी ज़्यादा। खास बात अभी हम क्या देख रहे हैं कि सुमिटो ने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द सेंस ये न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं लगा रही है, जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ भी अपनी कैपेसिटी एनहांस करने वाली है। इसने बोला है कि मोर देन 50% EBITDA एक कैपेसिटी एक्सपेंशन में और अपग्रेडेशन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में लगाएगी, जो कि लगभग 5 करोड़ के आसपास बनता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि इसने EBITDA जो मार्जिन है और EBITDA इन रियल अमाउंट्स में काफ़ी हेल्दी इंक्रीज़ देखा है हमने। 2018 में जो EBITDA मार्जिन था वो 11.3% था और 2021 में देख रहे हैं तो 18% के आसपास EBITDA मार्जिन है, जो कि बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी ऐसे ही EBITDA मार्जिन को अपने को कंसिस्टेंट रख पाई है तो ये हमारे लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। पर हम फैक्टर देख के हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा या नहीं बनेगा। हमने बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो EBITDA मार्जिन का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। बाकी हम जब इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन है इस कंपनी के बारे में, क्या मेरा व्यू है, मैं ज़रूर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कि लास्ट 4 ईयर में 34% से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट उसमें आई है, जो कि बहुत अच्छा है। उस हिसाब से अभी भी प्राइस में जो हमें अप ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, तो ये देखने वाली बात है कि ये इसको सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अभी जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी का जो मेन फोकस था वो था एडिशनल कैपेक्स करने वाली है ये 100 से 110 करोड़ के आसपास नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में, जिसमें ये क्या कर रही है, जापान की जो इसकी पेरेंट कंपनी है सुमिटो केमिकल लिमिटेड, वहाँ इसकी जो प्रोप्राइटरी टेक्निकल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट है, उसके लिए मैन्युफैक्चर करेगी। और 5 प्रोप्राइटरी टेक्निकल ग्रेड एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है उनको यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी और इसके जो पेरेंट कंपनी की ग्लोबल एफिलिएट है उनके लिए भी मैन्युफैक्चर करने वाली है। कंपनी ने ये बोला है अभी रिसेंटली जो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें भी, ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में कमर्शियलाइजेशन स्टेज पे हो जाएगा। इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे भी इससे क्या कंपनी को बेनिफिट होने वाला है और कहाँ तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के दे सकती है। कंपनी के हम पास्ट अर्निंग ग्रोथ से थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, देखते हैं कि कंपनी ने जो पास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न है वो किस हिसाब से दिए, इंडस्ट्री लेवल, मार्केट लेवल और कंपनी ने। तो हम देखते हैं जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, जो पास्ट में अर्निंग ग्रोथ दिखाई थी इंडस्ट्री ने, वो 18% के आसपास थी और सुमिटो इंडिया की 29% के आसपास अर्निंग ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल मार्केट देखें तो 9.8% है, जहाँ की अदर सेक्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अर्निंग ग्रोथ पास्ट में अच्छी दिखाई है, पर फ्यूचर की क्या गारंटी है, क्योंकि हमें पैसा शेयर में हमारे लिए पैसा शेयर में तभी बनेगा जब फ्यूचर में भी वो सेम ग्रोथ दिखा पाए या इसमें भी इंप्रूवमेंट कर पाए। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब इसके फाइनेंशियल देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर की अर्निंग ग्रोथ देखें तो यहाँ भी कंपनी इंडस्ट्री से काफ़ी आगे है। इंडस्ट्री ने जब लास्ट अर्निंग ग्रोथ दिखाई है 46% और कंपनी की जो लास्ट ईयर की अर्निंग ग्रोथ है वो 61% से भी ज़्यादा रही है। तो यहाँ भी जो पास्ट हम रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, पर फ्यूचर में क्या सस्टेन कर पाएगी ये हम इसको एनालाइज करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छी है। इंडस्ट्री की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब जो शेयर होल्डर को पैसा बनाती है, जो शेयर होल्डर के पैसे पर जो रिटर्न आता है वो इंडस्ट्री में 16% है और कंपनी में 24% है। काफ़ी हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसको कहेंगे।
हम बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैपिटल होती है जो शेयर होल्डर का इक्विटी भी आ गया उसमें, और इस कंपनी ने कोई डेट लिया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो उस पर हम देखते हैं भी इन लास्ट 3 ईयर्स में इंडस्ट्री ने 21% के आस ROC दिया है और कंपनी का 29.8% है, जो भी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा है। मतलब पास्ट का हम जो भी डाटा देख रहे हैं कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। फ्यूचर के लिए हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं करंट डिविडेंड यील्ड वर्सेस मार्केट एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो एवरेज डिविडेंड दिया वो 0.7% है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट जो है उसने 1.5% डिविडेंड दिया है। जो टॉप 25% जो कंपनीज रहती है उन्होंने 1.5% का डिविडेंड दिया। और जो कंपनी की बात करें, कंपनी ने जो डिविडेंड दिया 0.2%, बिल्कुल इसको हम बहुत ही कम मानेंगे। पर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए देखा जाए तो नेगेटिव फैक्टर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अभी हमें डिविडेंड नहीं दे रही है, अभी हमें पैसा नहीं दे रही है, पर फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाए और हमारा जो कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा हो। अभी हम जैसे स्नोफ्लैक एनालिसिस देखते हैं तो उसमें 5 फैक्टर इंक्लूड करते हैं। डिविडेंड कंपनी से बहुत दूर है, वैल्यू जैसे PE मल्टीपल देखते हैं तो वो इंडस्ट्री से हाई है। अभी ये कंपनी 54 के PE पे मिल रही है, जो कि हाई है। 40 से अब वो हम हाई लेके चलते हैं, बट P हाई होती है कि जब मार्केट ग्रोथ इस कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल हम हाई प्राइस पे लें और वो ग्रोथ भी ना आए तो हमें शेयर में लॉस होने के चांसेस या हमारी जो रिटर्न है वो बहुत ही मिनिमल रहने के चांसेस बन जाती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारा जो ये एनालिसिस बताता है भी अच्छा है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें जो कि हमने देखा है बहुत ही सॉलिड रहा है इसका। कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी हेल्दी है। तो कंपनी के पास जो नेट डेट है उससे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, जो कैश है, कैश रिजर्व्स है, वो भी काफ़ी अच्छे। तो कंपनी फाइनेंशियल भी हेल्दी है। बट डिविडेंड हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हमें अपना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। वैल्यू जरूर हाई है, जो कि मार्केट इसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम आगे देखेंगे भी हमारा रिस्क फैक्टर कितना है कंपनी में इन्वेस्ट करने में। शेयर प्राइस की बात करें, हाँ तो देखिए अभी मार्केट ये बता रही है या एनालिसिस्ट ये बता रहे हैं, एनालिसिस्ट ये बता रहे हैं कि फेयर वैल्यू जो शेयर की है वो 109 रुपये के आसपास है, और जो करंट प्राइस है वो 400 के आसपास है। तो फ्रेंड्स, हम शेयर प्राइस और फेयर वैल्यू में देखते हैं तो कंपनी की फेयर वैल्यू जो एनालिसिस्ट है वो मान के चल रहे हैं भी 109 रुपये है, और जो करंट प्राइस है वो 400 के आसपास वेरी कर रहा है। तो स्टॉक की बात करें तो ओवर वैल्यूड है, पर यही स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा यदि ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी देती है। तो यही जो ओवर वैल्यू स्टॉक है वो हमें सस्ता लगेगा, क्योंकि मेन जो इसकी वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, जो प्राइस है शेयर का, वो डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हमारे लिए कंपनी जनरेट कर रही है। तो ये बिल्कुल हम लास्ट में एनालाइज करेंगे, देखेंगे भी क्या रियल में फेयर वैल्यू 109 है और करंट प्राइस जो है 402 है। और हम बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन से सेक्टर्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है। हम देखते हैं 19-20 का ग्राफ, वहाँ इंसेक्टिसाइड में इसका 51% जो शेयर था बिजनेस का शेयर, जो कि 2020-21 में इंसेक्टिसाइड का शेयर है 48% रह गया है। हर्बिसाइड में 19% था, और अभी 2021 में हर्बिसाइड का जो परसेंटेज शेयर है, बिजनेस शेयर है सेल्स में, वो हो गया 21%। मतलब इंसेक्टिसाइड में इस कंपनी ने अपना 3% बिजनेस सेल्स कम हुई है, और हर्बिसाइड्स में इसकी सेल्स बढ़ी है। इसी तरह मेटल फॉस्फेट में देखते हैं तो वहाँ 7% इसका शेयर है, फंगीसाइड में 12% है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में इसकी सेल्स 11% थी 2020 में, जो कि 2021 में 12% हुई है। ये बिल्कुल कंपनी अपने बार बार जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, अपनी जो विजन स्टेटमेंट देती है, उसमें भी ये बोल रही है कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो एक सेक्टर है उसमें ज़्यादा अपनी सेल्स बढ़ाने वाले हैं, और ये हमें दिख भी रहा है जो 11% से 21 में 12% हुई है। मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है ग्लाइफॉसेट, जिसके लिए रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसके लिए बैकएंड से कंपनी नहीं बना पाती कुछ भी। तो ग्लाइफॉस्फेट जो मेटल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके रेट्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। इस वजह से अभी कंपनी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ प्रेशर दिखाए, चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बात करें तो वहाँ कंपनी अपना मार्जिन भी वहाँ अच्छे है और अपनी सेल्स इंक्रीज वहाँ भी वो कर रही है। देख लेते हैं भी हम एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ इंडिया की ओवरऑल जो ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, वहाँ क्या एग्रोकेमिकल सेक्टर ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि फ्रेंड, जब कोई सेक्टर एज ए होल ग्रोथ करता है तभी उस सेक्टर में मल्टीबैगर बनते हैं और हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो हम देखें कि USA एंड UK में एग्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं और यहाँ इंडिया में किए जाते हैं वो उसका 10वां हिस्सा है। मान लो आप 100 kg USA या UK में 1 एकड़ पे यूज़ किया जाता है एग्रोकेमिकल, तो इंडिया में ओनली 10 kg किया जाता है, मतलब 10वां हिस्सा है। तो यहाँ आने वाले टाइम में भी उसी तरफ जाएगा जहाँ USA और UK में हो रहा है। तो यहाँ एग्रोकेमिकल सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें।
तो इसके साथ साथ हमें इसके चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे। भी अभी इंडिया ने ज़रूर जेनेटिकल मॉडिफाइड जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको बैन किया हुआ है, पर धीरे धीरे वो भी जीएम क्रॉप जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स आएंगी तो हो सकता है एक फैक्टर ये भी रही भी एग्रो केमिकल्स की इतनी नीड ना रहे। तो उस केस में कंपनी कितनी जल्दी अपने को चेंज कर पाती है, अपने जो इनोवेशंस हैं या अपनी आर एन डी है, और कितनी जल्दी अपना बिजनेस मॉडल को शिफ्ट करती है, वो भी रिटर्न जनरेट करने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो मेन चैलेंज है जीएम क्रॉप्स है। और दूसरा एग्रोकेमिकल एक सीजनल एक्टिविटी है, यहाँ अच्छे सीजन्स मानसून अच्छी रही स्टॉक अच्छा रिटर्न दे पाता है, वरना इनकी सेल्स भी डाउन आ जाती है। और तीसरा एक चैलेंज जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 27 जो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है उन पे बैन लगाया है, जिसमें से इसका भी एक वीडीसाइड प्रोडक्ट है जो ग्लाइफॉसेट जो इसका है। पर इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो बैन किया है वो इंडिया में यूज़ के लिए किया है। कंपनी अभी भी एक्सपोर्ट कर सकती है और कंपनी का जो फोकस है वो लातिन अमेरिकन और अफ्रीका जो मार्केट है उस पर है। तो इससे कंपनी के फिलहाल रेवेन्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये हम देखते हैं भी ये चैलेंजेस कंपनी के साथ और पर्टिकुलरली एग्रोकेमिकल सेक्टर के साथ रहेंगे। तो चलो फ्रेंड हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कंपनी के फाइनेंशियल। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें फ्रेंड्स तो ये 20,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस जो है 398 है। कंपनी ने जो हाई बनाया है वो 460 का है। स्टॉक भी 53.2 है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मार्केट दे रही है और बिल्कुल मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है भी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। डिविडेंड 0.2% है। आरओसी काफ़ी अच्छा, जो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडस्ट्री से भी आरओसी अच्छा है। आरओई भी 24% का है, जो कि इंडस्ट्री से बेटर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 81 है। लोग कंपनी अपना इंटरेस्ट जो अच्छे से सर्व कर पा रही है, इवन इसकी अर्निंग में भी कोई डी ग्रोथ आती है तो भी कंपनी सस्टेन कर पाएगी। कंपनी का करंट रेशियो 1.88 है, जो कि हेल्दी है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 382 करोड़ के, और सिक्योर्ड लोन कंपनी पे ना 0 है, और अनसिक्योर्ड लोन है 32। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो सितंबर 2020 में सेल्स थी 900 करोड़, दिसंबर 20 में 560 करोड़ और मार्च 21 में 534 करोड़। तो कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रही और डाउन आई है सेल्स, जो कि एक फैक्टर है भी क्यों कंपनी ने सेल्स अपनी डाउन में। बिल्कुल कोविड का असर रहा है, पर इतना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें के लिए नहीं मिला। जून में क्वार्टर में जो कंपनी के सेल्स में इंप्रूवमेंट आई है और 782 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अभी 19% के आसपास है, जो कि हम अच्छा बताएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 143 करोड़ है, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेट प्रॉफिट मोर देन 100 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो मार्च 19 में कंपनी की सेल थी 2223 करोड़, मार्च 20 में 2400, मार्च 21 में 2600 करोड़, और अभी लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में इसकी सेल देखें तो 2700 करोड़। ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी बिल्कुल सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखा रही है। प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो लास्ट 12 मंथ में देखें तो 488 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 373 करोड़ है, जो कि अच्छा है। एपीएस में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। कंपनी के रिजर्व्स में देखें तो मार्च 18 में 665 थे, मार्च 19 में 536 करोड़, मार्च 20 में 710 और मार्च 21 में 1000 करोड़। सस्टेनेबल लेवल पे बोरोइंग रखा हुआ है 33 करोड़, जो अनसिक्योर्ड लोन है। इतनी बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज किया। मार्च 20 में 87 थे, जो कि मार्च 21 में 291 करोड़ हुए हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 424 करोड़ कैश अभी ही जनरेट कर पा रही है। डेटर्स डे देखें तो मोर देन 100 है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको कंपनी को अपनी इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और जो एग्रो सेक्टर है, एग्रो केमिकल सेक्टर है, वहाँ कंपनी को अपना माल काफ़ी टाइम के लिए डीलर्स को देना पड़ता है। जब वहाँ से फार्मर से पेमेंट आती है तो डीलर इनको वापस करता है। तो डेट डे एक ये इंडस्ट्री वाइज ट्रेंड मुझे लगता है यही रहेगा, और इससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री भी काफ़ी दिनों तक इसको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज पेबल भी कंपनी जो अपने जो क्रेडिटर्स को है जो पेमेंट कर रही है वो भी 130 डेज में कर रही है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल देखें, कंपनी ने मार्च 19 से मार्च 21 में इंप्रूवमेंट दिखाई है। वर्किंग कैपिटल डेज में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब कंपनी अपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको अच्छे से मैनेज कर रही है। आरओसी भी 32% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 75% प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इसमें अपना पैसा बढ़ाया है। पब्लिक के पास 7% है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे है, स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो पीई है वो हाई है, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। तो क्या हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इसको होल्ड पे रखना चाहिए? फ्रेंड्स, मेरी तो यही राय रहेगी कि आप कंपनी में ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, जीएम क्रॉप्स लॉन्ग रन में हम ये ऐसा नहीं मान सकते ये एक ऐसी कंपनी हो जिसको में हमने पैसा लगा दिया और उसको भूल जाएं। हमें बिल्कुल इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कंपनी की मैनेजमेंट की जो अपने
व्यूज़ दे रही है उन पे बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या आउटपुट दे पाती है। अभी कंपनी ने 5 प्रोप्राइटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में बनाने वाली है, तो क्या उनमें ये मार्जिन है वो जो सेम अभी मार्जिन मेंटेन कर रही है कंपनी उस पर बना पाएगी। यदि बना पाती है तो बिल्कुल जापान की जो सुमिटो केमिकल लिमिटेड है वहाँ से इसको और भी ऑर्डर मिलने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। तो हमें कंसिस्टेंटली कंपनी के रिजल्ट्स और इस पर ध्यान रखते हुए हम इनको एक स्मॉल अमाउंट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है फ्रेंड्स कोई आपके लिए वैल्यू एडिशन हुई है, इनको सब्सक्राइब करें,